ओके, सो लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था एक नया टॉपिक विच इज़ अबाउट बेयरिंग्स, और उसके अंदर हमने डिस्कशन स्टार्ट किया था कि बेयरिंग्स आपके कहाँ यूज़ होते हैं, उनका रोल क्या होता है। फिर हमने डिस्कस किया था कि बेयरिंग्स कितने टाइप के होते हैं, और उसके अंदर हम फिर सर एक फर्दर डिस्कशन कर रहे थे कि बेयरिंग्स के अंदर बेसिकली फ्रिक्शन का जो कंपोनेंट होता है वो कैसे एक्ट करता है और उसका बेसिकली क्या रोल रहता है। सो बिफोर आई मूव फर्दर, मैंने आपको यहाँ पे एक कई स्टूडेंट्स का डाउट था। सो हेलो, ओके, तो कई स्टूडेंट्स का थोड़ा सा एक डाउट था। आई वॉज नॉट एबल टू फाइंड द पिक्चर दैट आई मेंशन, बट मैं डाउट आपका क्लैरिफाई कर देता हूँ कि उस पिक्चर में बेसिकली मैं आपको दिखाना क्या चाहता था। सो डाउट ये था कि सर ये आर का कंपोनेंट जो है ये आप कैसे कह रहे हो कि ये बेसिकली वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर की तरफ होगा। जैसे क्योंकि मैंने कहा था कि जब आपका बेयरिंग बेसिकली स्टेशनरी होता है ये ऊपर वाली डायग्राम के अंदर, तो आपका नॉर्मल रिएक्शन जो है वो ऊपर की तरफ लगेगा, और जो वेट एक्ट कर रहा होता है बेसिकली आपके बेयरिंग के ऊपर, या सॉरी जर्नल के ऊपर, ये अंदर वाले सर्कल को मैं जर्नल बोलता हूँ। तो क्या कहते हैं इसके ऊपर, तो ये अलाइनमेंट यहाँ तो ठीक थी, बट जब नीचे आ रही है तो मैंने कहा था कि वेट नीचे एक्ट कर रहा है, नॉर्मल रिएक्शन यहाँ से एक्ट कर रहा है, और यहाँ पे ये रेड कलर का जो एरो था ये बेसिकली मैंने फ्रिक्शनल फोर्स का कंपोनेंट डिपिक्ट किया था। और मैंने कहा था कि ये फ्रिक्शनल फोर्स का कंपोनेंट प्लस ये आर एन जो आपका लग रहा है, इनका जो रिजल्टेंट होगा वो आर होगा, और वो ऊपर की तरफ लग रहा होता है, और यहाँ पे ये जो एंगल है वो फाइव बना रहा था। सो सबका क्वेश्चन ये था कि आर सर आप कैसे बोल पा रहे हो कि आर वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर लगेगा। मैंने उस टाइम वैसे आपको हिंट भी दिया था, और मैं उसको थोड़ा प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं कर पाया, जो भी मैं थोड़ा सा कर देता हूँ इन डिटेल। देखो यहाँ पे ये है कि ये फिगर मैंने लास्ट टाइम भी जैसे आपको बोला था कि ये एग्जैजरेटेड है थोड़ी सी, इसकी ड्राइंग जो है। इन रियलिटी ये जो बेसिकली शिफ्ट इस तरफ होगा ना वो इतना ज्यादा नहीं होगा, मतलब जो आपका शिफ्ट होगा दैट वुड बी समवेयर हियर एक्चुअली, यहाँ पे या इतना की शिफ्ट होता है, बहुत स्लाइट मैग्नीट्यूड का एक शिफ्ट होने वाला है। सो अगर ये यहाँ पे बेसिकली शिफ्ट होने वाला है तो आप इसको यहाँ से समझने की कोशिश करो कि आपका नॉर्मल रिएक्शन जो होगा वो बेसिकली इस तरफ लग रहा होगा, और बेसिकली आपका जो ये फ्रिक्शनल फोर्स का कंपोनेंट है वो लग रहा होगा कुछ इस तरह से, ऑलराइट। सो ये डायरेक्शंस हो जाएंगी। फिर सबका क्वेश्चन था कि सर आपको कैसे पता कि आर वर्टिकल की तरफ ही आने की पॉसिबिलिटी है। क्योंकि देखो जब हम रिजल्टेंट निकालेंगे तो रिजल्टेंट किस चीज का है, एक तो यहाँ पे ये एन लग रहा है, और यहाँ पे ये लग रहा है म्यू एन, ठीक है। तो आप ये तो समझ सकते हो ना कि एन जो है वो ज्यादा होगा, उसका जो कंट्रीब्यूशन है रिजल्टेंट के अंदर उसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होने वाला है। म्यू जो है वो लेस देन वन होता है। सो अगर म्यू लेस देन वन है तो इस वाले वेक्टर का कंट्रीब्यूशन एक्चुअली लेस होगा, तो जो रिजल्टेंट निकलने वाला है वो थोड़ा एन की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड रहेगा, और बेसिकली इसीलिए वो परपेंडिकुलर आप उसको अप्रोक्सीमेटली बोल पा रहे हो, परपेंडिकुलर इन द सेंस कि वो वर्टिकल डायरेक्शन में उसकी होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहेगी, इसीलिए ये अजम्पशन काम करती है। तो इस सेंस में मैंने बेसिकली आपको बोला था। तो यहाँ पे जो भी आप डायग्राम ऑन कंप्यूटर देख रहे हो जो मैंने ड्रॉ नहीं की, वो थोड़ी एग्जैजरेटेड है ब्लैक कलर वाली, और रियलिटी में रेड वाला होगा बेसिकली, इसलिए ये चीज काम कर पाएगी। अगर ये बेसिकली एग्जैजरेटेड फिगर को देखें तो हाँ आप सही हो, आर शायद उधर ऊपर ना लग रहा हो, पर ये एक assumption है इसकी बेसिकली डेरिवेशन के लिए, तो हम इसे इस तरह से मान लेते हैं, ठीक है। सो ये हो गया आपका फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट, ऑलराइट। सो हमने बेसिकली फिर आगे फर्दर डिस्कशन किया था पिवट और कॉलर बेयरिंग्स के ऊपर, और उसके बाद हमने इनके टाइप्स वगैरह देख लिए थे कि फ्लैट पिवट बेयरिंग होता है, कोनिकल पिवट बेयरिंग होता है, ट्रेपेजॉइडल कोनिकल पिवट बेयरिंग होता है, सिंगल फ्लैट कॉलर होता है, और मल्टीपल फ्लैट कॉलर्स होते हैं। तो यहाँ तक हम कर चुके थे। फिर जाने से पहले ये लास्ट स्लाइड थी जहाँ पे हम रुके थे, और यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। दैट इज बेसिकली दो थ्योरीज की बात करने वाले हैं हम। एक हो जाती है यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी, और एक हो जाती है आपकी यूनिफॉर्म वेव थ्योरी। सो ये बेसिकली हमें हेल्प करेंगे हमारे आने वाले जो स्लाइड्स हैं उनके ऊपर कुछ डेरिवेशंस को अटेम्प्ट करने के लिए। तो यहाँ पे पहले थोड़ा फंडा समझ लेते हैं कि यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी क्या है, कब लगती है, और यूनिफॉर्म वेयर थ्योरी क्या है और कब लगती है। सो ऐसा है कि यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी सबसे पहला मेजर पॉइंट है, जब आपके बेयरिंग्स नए होते हैं, ब्रांड न्यू होते हैं, आप उनको इंस्टॉल करते हो, उस टाइम पे यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी लगाई जाती है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट ये है कि इन अ न्यू बेयरिंग द कॉन्टैक्ट बिटवीन द शाफ्ट एंड द बेयरिंग, शाफ्ट ये वाइट पोर्शन है, बेयरिंग आपका ये हैश पोर्शन है, जो इनका कॉन्टैक्ट है इस पोजिशन के ऊपर, the contact between the shaft and the bearing may be good over the whole surface. In other words, we can say that the pressure over the rubbing surfaces is uniformly distributed.
वो कह रहा है कि बेसिकली जब आपका बियरिंग नया होता है तो उसका जो कांटेक्ट होता है बेसिकली जर्नल के साथ, वो ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म रहता है, क्योंकि कोई वेयर एंड टियर नहीं हुई है, नाइदर आपके बियरिंग की नाइदर आपके शाफ्ट की, जिसके कारण ये सरफेस आपकी जो यहाँ पे बियर एंड टियर क्योंकि नहीं हुई, तो प्रेशर यूनिफॉर्म मेंटेन कर पाएगी। ऑलराइट, तो वो यूनिफॉर्म प्रेशर को हम डिपिक्ट कैसे कर सकते हैं, इस तरह से डिपिक्ट कर सकते हैं, दैट द प्रेशर इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू द बियरिंग सरफेस। अब फिर यूनिफॉर्म वेयर थ्योरी क्या है? जैसे मैंने कहा कि यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी जो है वो लगती है नए बेयरिंग्स के ऊपर, न्यू बेयरिंग्स के ऊपर। पर जब आपकी यूनिफॉर्म वेयर थ्योरी की हम बात करते हैं, उस केस में क्या होता है कि हम अब मान लेते हैं कि ये बेयरिंग अब थोड़ा पुराना हो चुका है और इसका थोड़ी लाइफ स्पैन कम हो चुकी है, और इसके अंदर लाइफ स्पैन कम होने का मीनिंग क्या है कि वियर एंड टियर हो चुकी है। अब वो यूनिफॉर्मली कहाँ कहाँ से हुई है हमें नहीं पता, बट एक जनरल अजम्पशन हम मान के चलते हैं कि बेसिकली आपकी जो यूनिफॉर्म वेयर हुई है कुछ इस तरह से हुई होगी कि आपका जो प्रेशर है ना, वो अब यूनिफॉर्म ना रह के थोड़ा सा एक डिस्ट्रीब्यूशन सी बना लेता है, जैसे यहाँ पे आपको दिख रही है। सो यहाँ पे हम कहते हैं कि when the bearing becomes old, all parts of the rubbing surface कहाँ है, ये white portion और ये hash portion के बीच में, they will not move with the same velocity because the velocity of rubbing surfaces increases with the distance from the axis. So this means that the wear may be different at different radii, कि मतलब आपकी वेयर जो होगी ना, वो अलग रेडियाई के ऊपर अलग होगी, बेसिकली सेम नहीं होने वाली। जैसे यहाँ पे वेयर थी नहीं तो प्रेशर यूनिफॉर्म, यहाँ पे वेयर अब डिफरेंट है तो प्रेशर डिफरेंट हो जाएगा। So this means that the wear may be different at different radii and this causes to alter the distribution of pressure. So इसलिए ये दो थ्योरीज हैं, एक हो जाएगी यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी जहां पे हम मान के चलते हैं बेयरिंग नया है और प्रेशर बिटवीन द मेटिंग जो है मेटिंग सर्फेसिस के बीच में वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। दूसरी थ्योरी, जब आपका बेयरिंग थोड़ा चल चुका है, थोड़ा पुराना हो चुका है, उस केस में यहाँ पे डिफरेंट रेडिया के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट टाइप मतलब वेयर हो चुका है, जिसके कारण आपका प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाता है। सो आपको दो अलग थ्योरीज यूज करनी पड़ती हैं एक ही मतलब प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर, ताकि आप बेसिकली कुछ डेरिवेशंस अटेम्प्ट कर पाओ। सो अब चलते हैं हम डेरिवेशंस के ऊपर कि वो डेरिवेशंस है क्या। सो यहाँ पे पहले है फ्लैट मतलब बेयरिंग के ऊपर हम बात करते हैं। सो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो फ्लैट पिवट बेयरिंग के अंदर, यहाँ पे आप ये डायग्राम हम पहले देख चुके हैं, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये आपका बेयरिंग है, ये जर्नल है, यहाँ पे बेसिकली ये रेडियस आर का आपका सॉरी शाफ्ट है, यहाँ पे डब्ल्यू एक लोड लग रहा है एक्सियल डायरेक्शन के अंदर, ये आपकी फ्लैट पिवट बेयरिंग दिखाई गई है। और इसका यहाँ पे ये वाला एक व्यू आप देख पा रहे हो नीचे से, जहाँ पे ये आउटर रिंग जो है वो कैपिटल आर ही है, अंदर उसने एक छोटी सी रिंग आर एज्यूम की है और उसका थिकनेस उसने डी आर कंसिडर किया। So यहाँ पे W is the load transmitted over the bearing surface, capital R is the radius of the bearing surface, small p यहाँ पे दिख नहीं रहा पर small p is basically जो इसके ऊपर एक्ट कर रहा होगा, प्रेशर की बात कर रहे हैं जो हमने लास्ट स्लाइड पे देखा था। It is the intensity of pressure per unit area of bearing surface between rubbing surfaces. तो ये intensity of pressure per unit area है, इस चीज को याद रखना, पहले चार ये पांच जो वर्ड्स लिखे हैं मैंने। म्यू आपका coefficient जो of आर friction है है। सर वो तो शाफ्ट का है ना, जो मतलब हाँ जो हाँ आर जो है, आर इज अ शाफ्ट का मतलब नहीं है, मतलब कि आपने कहा है कि ये आर इसका वो है बियरिंग सरफेस का मतलब। हाँ, शाफ्ट का रेडियस है हाँ। तो सर बियरिंग का कैसे मतलब कह सकते हैं सर ये रेडियस को? इसको जर्नल बोलेंगे, इसको बेयरिंग बोलेंगे ना, मतलब बात तो यही रही ना, कांटेक्ट एरिया तो इतना ही रहा इसका, मतलब नोटेशन है, मतलब आर तो आर ही रहेगा। ठीक है सर। ठीक है। सो यहाँ पे अगर आपका म्यू कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हो जाएगा, सो फॉर दिस एनालिसिस वी विल कंसिडर द फॉलोइंग टू केसेस। एक हो जाएगा व्हेन देयर इज अ यूनिफॉर्म प्रेशर जो हम अभी बात कर चुके हैं, व्हेन देयर इज अ यूनिफॉर्म वियर। So यहाँ पे पहला केस लेते हैं, that is we consider the case of a uniform pressure. So when the pressure is uniformly distributed over the bearing area, ये एरिया की बात हो रही है यहाँ पे जो देख रहे हो आप। So then हम ये लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला इस केस के लिए वैलिड है कि आपका प्रेशर क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे एरिया के ऊपर, तो आप लिख सकते हो फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स कितनी है W, और आपका बेसिकली एरिया कितना है पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला वैलिड है इसलिए लिखा गया है, आगे जाके शायद वैलिड नहीं रहेगा ये। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक रिंग छोटी सी ज्यूम कर लेता हूँ जैसे मैंने आपको बताया, जिसका रेडियस आर है, जिसकी थिकनेस डी आर है ऑन द बेरिंग एरिया। सो एरिया ऑफ द बेयरिंग सरफेस कितना हो जाएगा बेसिकली 2 पाई आर डी आर, ये हैश पोर्शन की बात हो रही है, इस हैश पोर्शन का एरिया जो है वो 2 पाई आर डी आर हो जाएगा। अगर ये 2 पाई आर डी आर हो गया, आपका लोड ट्रांसफर टू द लिंक कितना रिंग कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा डेल्टा डब्ल्यू। इस रिंग के ऊपर कितना लोड लग रहा है हम उसकी बात करेंगे, तो वो लोड कितना होता है
प्रेशर इंटेंसिटी पर यूनिट एरिया इनटू द एरिया ऑफ द बेयरिंग सरफेस, सो P इंटू ए लिख सकते हैं। सो बेसिकली आपको मिल जाएगा P इंटू 2 पाई r इंटू डी आर। सो ये निकला क्या है, लोड ट्रांसफर टू द रिंग कितना है। अब फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस टू स्लाइडिंग ऑन द रिंग एक्टिंग टेंजेंशियली एट आर, यहाँ पे फ्रिक्शनल जो आपकी रेजिस्टेंस है एफ आर का जो कंपोनेंट है वो कितना होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ब्लू एरो से हम बेसिकली उसकी रोटेशन डिपिक्ट कर रहे हैं। फ्रिक्शनल कंपोनेंट टेंजेंशियली एक्ट कर रहा है इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन। सो यहाँ पे एफ आर कितना हो जाएगा, बेसिकली म्यू इंटू डेल्टा डब्ल्यू लिख सकते हो उसको। सो ये अगर आपका म्यू इंटू डेल्टा डब्ल्यू लिखा जा सकता है, सो इट विल बिकम, डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू हमें पीछे से पता है, सो दिस विल बी म्यू इंटू पी इंटू 2 पाई r इंटू डी आर। सो यहाँ पे अब फ्रिक्शनल टॉर्क कितना लगेगा, टॉर्क हो जाएगा एफ आर इंटू आर। बेसिकली अगर आपका एफ आर यहाँ लग रहा है, आर इसका रेडियस है, तो आई होप ये क्लैरिटी रहेगी सबको। सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज कि अब ये फ्रिक्शनल टॉर्क और ये फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस जो भी हमारे पास वैल्यूज आ रही हैं, ये फ्रिक्शनल टॉर्क को हम पूरा इवैल्यूएट करना चाहते हैं कि पूरे मतलब बेयरिंग सरफेस पे कितना लग रहा है। सो हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। सो इंटीग्रेशन की लिमिट्स क्या होंगी, 0 से कैपिटल आर की तरफ। तो हम बेसिकली टोटल फ्रिक्शनल टॉर्क अगर निकालना चाहते हैं, ये इक्वेशन जो यहाँ पे मैंने लिखी थी इसको इंटीग्रेट कर देता हूँ 0 से कैपिटल आर तक। सो इसकी इंटीग्रेशन के अंदर मैं मैथमेटिकल्स में नहीं जा रहा, आपको फाइनली सारा कुछ मतलब रीअरेंज करने के बाद जो फाइनल फॉर्मूला मिल जाता है वो हो जाता है कैपिटल टी इज इक्वल टू 2/3 इंटू म्यू इंटू डब्ल्यू इंटू आर। सो यहाँ पे हमने सारे जो नोन पैरामीटर्स हैं, क्योंकि अगर आपका क्वेश्चन आपको दिया जाता है, म्यू पता होगा, कैपिटल आर पता होगा, कैपिटल डब्ल्यू भी पता होगा, बाकी जो भी अननोन पैरामीटर्स थे जैसे प्रेशर इंटेंसिटी वो हमें नहीं पता होगी, तो वो सारे हमने रीअरेंज करके एलिमिनेट कर दिए आपके फाइनल मैथमेटिकल फॉर्म में से। So this is what you get. Capital D is equal to 2/3 into mu into W into R, and this is something you need to remember. ठीक है, ये याद होना चाहिए जब आपको let's say अगर क्विज आता है या आपका EST आता है, जो भी होता है, सो ये फॉर्मूलाज याद रखने पड़ते हैं। सो यहाँ पे अब दूसरी बात आ जाती है कि व्हेन द शाफ्ट रोटेट्स एट ओमेगा रेडियंस पर सेकंड, तो जो पावर लॉस्ट इन फ्रिक्शन है वो कितनी होगी। आपको इतना पता है कि पावर क्या होती है, टॉर्क इनटू ओमेगा। टॉर्क हमारे पास आ चुका है, ओमेगा हमें पता होगा। सो आपकी कैपिटल पी जो आपका पावर लॉस्ट इन फ्रिक्शन है वो मिल जाएगा आपको कैपिटल पी इंटू 2 π n/60। सो यहाँ पे आपका बेसिकली हमने केस 1 दैट इज वी कंसिडर्ड द केस ऑफ अ यूनिफॉर्म प्रेशर फॉर अ फ्लैट पिवट बेयरिंग, वो कंप्लीट कर लिया। अब ये है कि बेसिकली आपका दूसरा केस आ जाएगा, दैट इज व्हेन यू नीड टू कंसीडर यूनिफॉर्म वेयर। सो यूनिफॉर्म वेयर के अंदर वहां पे भी वैसे हमने एक स्टेटमेंट पढ़ी थी, उसको थोड़ा और डेप्थ में पढ़ते हैं। जब हमने यूनिफॉर्म वेयर को समझाया था ना, उसमें एक स्टेटमेंट थी, उसको थोड़ा सा इन डेप्थ समझते हैं और फिर देखते हैं कि इस प्रॉब्लम को कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो यूनिफॉर्म वेयर के लिए आई थिंक किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी, ये अगर मैं यहाँ पे डायग्राम बना देता हूँ। ओके, सो यहाँ पे बेसिकली ये स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ते हैं कि ये स्टेटमेंट एक अजम्पशन है इस थ्योरी के लिए कि दैट द रेट ऑफ वेयर बेसिकली डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर P जो हम डिफाइन कर चुके हैं, एंड द वेलोसिटी ऑफ रबिंग सर्फेसेस जिसको मैं V से डिनोट कर रहा हूँ। तो वो कह रहा है कि रेट ऑफ वेयर दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक P पे दैट इज द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर, और एक V पे दैट इज द वेलोसिटी ऑफ द रबिंग सर्फेसेस। तो अगर हमें ये चीज पता लग गई तो वो कहता है इट इज अज्यूम्ड दैट द रेट ऑफ वेयर इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एंड द वेलोसिटी ऑफ रबिंग। तो वो कह रहा है कि ये डिपेंड किस तरह से करता है, वो कहता है ये डिपेंड इस तरह से करता है कि इनका प्रोडक्ट जो है उसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है, दैट इज P इंटू V का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा। सो वो कहता है कि बेसिकली सिंस द वेलोसिटी ऑफ रबिंग सर्फेसेस इंक्रीजेस विद डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द बेयरिंग, देयरफॉर फॉर यूनिफॉर्म वेयर वी कैन अज्यूम दिस टू बी अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कि P इंटू R को हम बोल सकते हैं इक्वल टू C विच इज अ कांस्टेंट, और यहाँ पे मैं P को रीअरेंज करके लिख सकता हूँ P इज इक्वल टू कैपिटल C/R। ये P वही P है जो हमने केस ऑफ यूनिफॉर्म प्रेशर में पढ़ा था बेसिकली, और यहाँ पे यूनिफॉर्म वेयर के केस में पढ़ रहे हैं, दोबारा से वही वाला P को हम कंसिडर करके चल रहे हैं, डेफिनेशन सेम है आपका। सो नाउ द लोड ट्रांसमिटेड टू द रिंग, अब ये कैसे डिफाइन किया जाएगा, ये डिफाइन किया जाएगा फिर से वही तरीके से हमने पहले भी लिखा था, डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू पी इंटू ए। तो P यहाँ पे बस अब ये है कि बदल गया, P अब पहले कैपिटल W डिवाइडेड बाय पाई आर कैपिटल R स्क्वायर था, अभी P जो है वो C/R हो चुका है बिकॉज हम दूसरी थ्योरी की बात कर रहे हैं। सो यहाँ पे इसे हम उसी तरह से रिप्लेस कर देते हैं, तो आपको एक कैपिटल W की वैल्यू मिल गई। तो वो कहता है कि फिर टोटल लोड ट्रांसमिटेड टू द बेयरिंग कितना हो जाएगा, उसको बेसिकली हम इंटीग्रेट कर देते हैं 0 से कैपिटल R के लिए। हमने पहले ये क्यों नहीं किया था, क्योंकि पहले कैपिटल W डिफाइंड था, कैपिटल W हमें पता था कि मतलब पूरा उसके ऊपर कितना लग रहा है।
अब हमें ये है, क्योंकि ये प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन बदल गया, तो हमें टोटल लोड ट्रांसमिटेड टू द बियरिंग इस फॉर्मूला से आइडेंटिफाई करना पड़ रहा है। पहले वो कैपिटल डब्ल्यू पूरे एरिया पे लग रहा था, तो हमें कोई इतनी कंसर्न नहीं थी मेजर। सो यहाँ पे हम इसे बेसिकली जब इंटीग्रेट करेंगे तो कैपिटल डब्ल्यू का वैल्यू हमें मिल जाता है 2 पाई इंटू सी इंटू आर। तो फिर फ्रिक्शनल टॉर्क ऑन द रिंग कितना निकलेगा? फॉर्मूला तो वही रहना है, टी आर जो होगा बेसिकली एफ आर इंटू आर ही होगा। एफ आर और ये हमने बेसिकली पहले निकाला हुआ है। सो कैपिटल टी आर हमारे पास जो टर्म आ गई, इसमें पी को फिर से हमने रिप्लेस कर दिया कैपिटल सी बाय आर से। सो यहाँ पे इसको रिप्लेस करने के बाद अगर हमें निकालना है कि टोटल फ्रिक्शनल टॉर्क कितना होगा, तो उसके लिए हमें फिर से इंटीग्रेशन करना पड़ेगा बेसिकली इस इक्वेशन का, रेंजिंग फ्रॉम कैपिटल लाइक 0 टू कैपिटल आर। इसके अंदर फिर अगर आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपको फाइनली जो एक्सप्रेशन मिल जाता है वो हो जाता है कैपिटल टी इज इक्वल टू हाफ इंटू म्यू इंटू डब्ल्यू इंटू आर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे टर्म क्या आई है, कैपिटल टी इंटू हाफ इंटू म्यू इंटू डब्ल्यू इंटू आर। जी है बेसिकली आपका केस फॉर द यूनिफॉर्म वियर। और अगर हम बात करें यूनिफॉर्म प्रेशर की, तो आपकी आई थी 2/3, वहां पे 1/2 आया, यहाँ पे 2/3 आया है, मतलब ये वेरिएशन आ चुकी है। ये समझने वाली चीज है कि यहाँ पे फ्रिक्शनल टॉर्क जो था वो 66% के करीब आ रहा है, वहां पे 50% ही रह गया। ऑलराइट, तो फ्रिक्शनल टॉर्क थोड़ा सा रिड्यूस हो चुका है। सो यहाँ पे अगेन जो पावर लॉस इन फ्रिक्शन हो जाएगी, वो अगेन वही फॉर्मूला फिर से आ जाएगा, क्योंकि टी बदल चुका है पर फॉर्मूला तो टी इंटू ओमेगा ही रहता है, तो यहाँ पे ये वाले टी को हम यूज कर लेंगे। सो यू विल गेट समथिंग लाइक कैपिटल टी इंटू ओमेगा, सो दिस विल बी पी इक्वल टू टी इंटू 2 पाई n/60। सो ये फ्लैट पिवट बेयरिंग की बात हो रही थी। पर अगर हम अब फ्लैट पिवट बेयरिंग की नहीं, एक और बेयरिंग की बात करते हैं जो बेसिकली आपका हो जाता है कोनिकल पिवट बेयरिंग। इसे हम देख लेते हैं कि इसके इसके अंदर अब क्या डिफरेंस आने वाला है। यहाँ पे आपकी अब जो शाफ्ट है या बेयरिंग है, उसके ऊपर लोड डब्ल्यू लग रहा है। इसका थिकनेस जो रेडियस है वो भी कैपिटल आ रहा है। यहाँ पे ये कोनिकल शेप का आप देख सकते हो। सो कोनिकल एंगल आपका 2 अल्फा दिया हुआ है। यहाँ पे अब थोड़ा सा डिफरेंस क्या आ रहा है कि आपका प्रेशर जो है ना, वो पी एन वर्टिकली ना एक्ट करके थोड़ा एक एंगल पे एक्ट कर रहा है। ऑलराइट, और यहाँ पे पहले जो आपका बेयरिंग सरफेस हम निकालते थे, वो डी आर अलग था, अब वो डी आर की जगह हमें डी एल यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज कॉन्टैक्ट में आ रही है। तो हमें एरिया जब इवेलुएट करेंगे ना, तो यहाँ पे अब एरिया थोड़ा सा बदल जाएगा। बाकी वही हमें एक रिंग कंसिडर करनी है, एक रेडियस आर की, जिसकी थिकनेस डी आर ऊपर से दिख रही है आपको। सो यहाँ पे व्हाट इज पीएन, इट इज द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर नॉर्मल टू द कोन। कोन के नॉर्मल है, मतलब सरफेस के नॉर्मल नहीं, मतलब सरफेस के नॉर्मल है। तो बट ये है कि ओवरऑल फिगर के अंदर ये स्लैंटेड दिखेगा। ऑलराइट, प्रेशर हमेशा, आई होप सबको प्लस 2 के कॉन्सेप्ट्स याद होंगे, इट ऑलवेज एक्ट्स नॉर्मल टू द सरफेस। प्रेशर का ये मतलब एक जनरल प्रॉपर्टी होती है। सो अल्फा यहाँ पे वैसे हमने 2 अल्फा दिखाया, अल्फा इसका आधा हो जाएगा। सो अल्फा विल बी द सेमी एंगल ऑफ द कोन। म्यू क्या हो जाएगा, म्यू हो जाएगा आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द शाफ्ट एंड द बेयरिंग। कैपिटल आर क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ द शाफ्ट। सो इस सारी कंसिडरेशन के साथ जब विल कंसिडर अ स्मॉल रिंग ऑफ रेडियस आर एंड थिकनेस डी आर, तो यहाँ पे लेट डी एल इज द लेंथ ऑफ द रिंग अलोंग द कोन, सच एज डी एल, ये छोटी सी जो लेंथ है इसको कंसिडर कर रहे हैं। तो डी एल अगर ये हो गया, डी आर अगर ये हो गया, मतलब ऊपर डी आर है, तो अल्फा एंगल हमें पता है कितना होगा। उसके बेसिस पे ये एक्सप्रेशन को लिखना कोई बड़ी बात नहीं है। वी कैन से डी एल इज इक्वल टू डी आर इंटू कोसिकेंट अल्फा। अगर हमें ये पता लग गया, अब हम वन बाय वन फिर से कोनिकल पिवट बेयरिंग के लिए केस वन कंसिडर करेंगे। केस वन आपका क्या हो जाएगा बेसिकली, यूनिफॉर्म प्रेशर और यूनिफॉर्म वेयर। तो यहाँ पे हाँ, ये पॉइंट मिस कर गया मैं। आपका एरिया ऑफ द रिंग जब हम कंसिडर करेंगे तो वो हो जाएगा 2 पाई आर इंटू डी एल। डी एल आपकी ये वाली लेंथ है, इसलिए इसको कंसिडर किया और इसको हम रिप्रेजेंट कर चुके हैं डी आर कोसिकेंट अल्फा के साथ। तो आपकी अब जो पहली थ्योरी है दैट इज यूनिफॉर्म प्रेशर, उसको देख लेते हैं। सेम फंडामेंटल्स रहेंगे, सेम अप्रोच रहेगी, बस ये है कि बेयरिंग की थोड़ी सी ज्योमेट्री बदलती जा रही है, तो कोई बहुत मेजर डिफरेंस नहीं आने वाला। सो नाउ वी नो दैट द लोड, नॉर्मल लोड एक्टिंग ऑन द रिंग, नॉर्मल लोड जो आपकी रिंग के ऊपर एक्ट कर रहा है, दैट विल बी डेल्टा डब्ल्यू एन इक्वल टू नॉर्मल प्रेशर इनटू एरिया। सो अगर ये निकालना चाहते हैं तो आपका डेल्टा डब्ल्यू एन जो हो जाएगा वो हो जाएगा पी एन इंटू 2 पाई आर डी आर कोसिकेंट अल्फा। तो यहाँ पे अब ये है कि जो ये डेल्टा डब्ल्यू एन की बात कर रहा है ना, वो नॉर्मल की कर रहा है, पर डब्ल्यू तो ऊपर से एक्ट कर रहा है। सो इसके लिए हमें इसका भी एंगल कंसिडर करना होगा कि वो नॉर्मल प्रेशर कितना है बेसिकली। सो यहाँ पे हम वर्टिकल लोड जो एक्ट कर रहा होगा ना, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ डेल्टा डब्ल्यू एन इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू एन इंटू साइन अल्फा, तो ये हमें मिल जाएगा। सो अगर ये हमें मिल गया, डेल्टा डब्ल्यू एन हमें पता है, सो उस केस में हम लिख सकते हैं, उसको फॉर्मूला के अंदर जाके रिप्लेस करो, कोसेकेंट साइन अल्फा से साइन अल्फा कैंसिल हो जाएगा,
डेल्टा डब्ल्यू की आपको जो वैल्यू मिल जाएगी वो हो जाएगा आपका पी एन इंटू टू पाई आर इंटू डी आर। अब यहाँ पे बेसिकली टोटल वर्टिकल लोड ट्रांसमिटेड टू द बेयरिंग अगर हमें निकालना है तो डेल्टा डब्ल्यू की हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। उसकी इंटीग्रेशन हम करेंगे जीरो से लेके कैपिटल आर तक। जैसे ही उसको इंटीग्रेट करोगे आपको डब्ल्यू का फाइनल एक्सप्रेशन मिल जाता है पाई आर स्क्वायर इंटू पी एन, और पी एन को हमें पता है कि डब्ल्यू अपॉन पाई आर स्क्वायर है। सो यहाँ पे ये टोटल वर्टिकल लोड हमने निकाल लिया। अब हमें फिर से फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द रिंग एक्टिंग टेंजेंशियली एट रेडियस आर, एफ आर की बात कर रहे हैं। सो एफ आर आपका कितना हो जाएगा, म्यू इंटू डेल्टा डब्ल्यू एन। सो डेल्टा डब्ल्यू एन की वैल्यू हमें फिर से पता है, एफ आर हम यहाँ से निकाल सकते हैं। सो फ्रिक्शन टॉर्क जो हो जाएगा वो हो जाएगा एफ आर इंटू आर। सो यहाँ पे अब हमें फाइनली निकालना टी आर ही है। हम सारे न्यूमेरिकल्स के अंदर ध्यान रखना, या तो डब्ल्यू निकाल रहे होते हैं, फिर उसके बाद फ्रिक्शनल टॉर्क मतलब डब्ल्यू है आपका टोटल वर्टिकल लोड ट्रांसमिटेड टू द बेयरिंग वन, ये चीज निकालते हैं। दूसरा हम निकालते हैं फ्रिक्शनल टॉर्क ऑन द रिंग। तीसरा हम निकालते हैं पावर लॉस्ट ड्यू टू फ्रिक्शन। तो तीन ही चीजें हैं, बस ये है कि फॉर्मूलाज भी सेम है, बस ये बेयरिंग की ज्योमेट्री बदलती जा रही है थोड़ी थोड़ी, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन थोड़ा सा आपका चेंज होता जाता है। एंड वही इंटीग्रेशन सारा फॉर्मूला रेपिटेशन ही है, कोई ज्यादा मेजर टफ नहीं है इस चीज के अंदर। सो फ्रिक्शनल टॉर्क ऑन द रिंग एफ आर इंटू आर हो जाएगा आपका, और आपको ये वैल्यू मिल गई। इसके बाद बेसिकली इंटीग्रेटिंग द एक्सप्रेशन विद इन द लिमिट्स फ्रॉम जीरो टू आर, तो आपका टोटल फ्रिक्शनल टॉर्क जीरो से आर इंटीग्रेट करने के बाद आपको मिल जाएगा समवेयर अराउंड T इज इक्वल टू 2/3 इंटू म्यू इंटू डब्ल्यू इंटू एल। तो ये चीज हमें मिल गई। यहाँ पे मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये वाला जो आपका मॉड्यूल है इसके अंदर ये सारी इंटीग्रेशंस जो हैं मैं जान के स्किप कर रहा हूँ। आई थिंक यू आर वेरी वेल वर्स्ड विद दीज नॉर्मल इंटीग्रेशन स्टफ। किसी को कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे बाद में ईमेल करके पूछ सकता है, कोई ऐसी बेजक कंसर्न नहीं है। मुझे लगता है कि मतलब आर से अब आर क्यूब को इंटीग्रेट करके ये स्टेप्स मैं इंटेंशनली स्किप कर रहा हूँ और आपको फाइनल फॉर्मूलाज बता रहा हूँ। ठीक है, तो उसमें कोई अगर किसी को डाउट रहता है तो मुझे ईमेल कर देना, इतना कोई मेजर टफ इंटीग्रेशंस नहीं है ये। सो ये टोटल फ्रिक्शनल टॉर्क आपको अगर यहाँ पे मिल गया, आपको जैसे मैंने पहले बताया आपका बेसिकली पावर लॉस्ट इन फ्रिक्शन टी इंटू ओमेगा हो जाएगा। तो आपका बस कैपिटल टी बदला है, पी का फॉर्मूला सेम रहेगा, सो आपको कैपिटल पी मिल जाता है टी इंटू टू पाई एन बाई 60। अब ये केस हमने किया है यूनिफॉर्म प्रेशर के लिए। यहाँ पे यूनिफॉर्म प्रेशर की जगह अब हमें यूनिफॉर्म वियर के लिए जब ये केस करना है, फिर अब वही बात है, पी आर हम बेसिकली एक नॉर्मल इंटेंसिटी एट अ रेडियस आर फ्रॉम द सेंट्रल एक्सिस कंसिडर कर लेते हैं, और हमें पता है कि पी आर इंटू आर इज इक्वल टू अ कांस्टेंट, और पी आर आपका हो जाएगा कैपिटल सी बाय आर। ये चीज भी हम बेसिकली मतलब मैंने जैसे कहा रिपीट कर रहे हैं। सो लोड ट्रांसफर टू द रिंग अगर हमें निकालना है वो हो जाएगा पी आर इंटू टू पाई आर इंटू डी आर। पी आर को रिप्लेस कर देते हैं सी बाय आर से, सो ये मिल जाएगा 2 पाई सी इंटू डी आर। टोटल लोड ट्रांसमिटेड निकालना है तो इसकी इंटीग्रेशन कर देते हैं जीरो से कैपिटल आर तक, तो आपको ये मिल जाएगा 2 पाई सी इंटू आर। लोड निकल गया तो अब फ्रिक्शनल फोर्स की बात करते हैं। तो यहाँ पे फ्रिक्शनल टॉर्क की बात करते हैं, तो फ्रिक्शनल टॉर्क आपका हो जाएगा सेम फॉर्मूला जो पीछे हम डिराइव करके आए थे। यहाँ पे कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, एक स्टेप मिस हुआ है तो वो कोई ऐसी वो नहीं है, यहाँ पे भी हमने निकाला है यही वाला फॉर्मूला है यूनिफॉर्म प्रेशर के अंदर। ये टी आर यही वाला फॉर्मूला जो हम यहाँ से लेके आए थे, क्योंकि बाकी बातें सेम ही है, कोई फर्क नहीं पड़ा। सिर्फ यहाँ पे पी एन था, यहाँ पे पी आर की बात करें और पी आर आपका कैपिटल सी बाय आर हो जाता है। सो यहाँ पे डब्ल्यू आपको मिल गया और आपने फ्रिक्शनल टॉर्क निकाल लिया। अब फ्रिक्शनल टॉर्क बेसिकली आप टोटल फ्रिक्शनल टॉर्क निकालना चाहते हो, इसे आप फिर से इंटीग्रेट कर सकते हो जीरो से लेके कैपिटल आर तक। सो इसे इंटीग्रेट कर दो, आपको कैपिटल टी मिल जाता है समवेयर अराउंड 1/2 म्यू इंटू डब्ल्यू इंटू एल। सो ये आपका फॉर्मूला आ जाता है, और पावर ट्रांसमिटेड अगेन इस केस में भी P इक्वल टू टी इंटू ओमेगा हो जाती है। सो हमने दूसरा बेयरिंग जो है, पहले हमने पढ़ा था फ्लैट पिवट बेयरिंग, फिर हमने पढ़ा था कोनिकल पिवट बेयरिंग, और एक हमने पढ़ा था ट्रेपेजॉइडल कोनिक पिवट बेयरिंग। तो इस केस के अंदर आप देख सकते हो कि थोड़ा सा फर्क क्या है कि यहाँ पे अब ये ऐसे है कि जैसे ये एक कोन होता और कोन को यहाँ से नीचे से हमने काट दिया। तो आई होप सबने ये वर्ड सुना होगा जिसे हम बोलते हैं फ्रस्टम ऑफ अ कोन। सो ये फ्रस्टम ऑफ अ कोन जैसा नीचे से बियरिंग हो जाता है। सो इस केस के अंदर हमें जो बेसिकली कंसिडरेशंस रखनी होती हैं वो देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे इन द पिवट बेयरिंग, इफ द पिवट बेयरिंग इज नॉट अ कंप्लीट कोन बट अ फ्रस्टम ऑफ अ कोन, यहाँ पे रेडियस R2 कौन सा है, ये वाले को बेसिकली नीचे वाले को बोल रहा है, मिनिमम रेडियस जो है इस पॉइंट तक, और कैपिटल R1 आपका ये वाला रेडियस हो जाता है। ऑलराइट, तो यहाँ पे जब हमें एरिया ऑफ द बेयरिंग निकालना होता है, सो हाउ डू वी डू दैट। एरिया ऑफ द बेयरिंग आपका हो जाएगा पाई इंटू R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। हम नीचे वाले एरिया की बात कर रहे हैं, इस बात को ध्यान रखना है।
सो हमें यहाँ से जब ये निकालना है, जस्ट अ सेकेंड, राइट, आई वाइंड अप इन 5 मिनट्स, और फिर मैं आपको ना जल्दी से क्विज का थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। इंटेंसिटी ऑफ यूनिफॉर्म प्रेशर जो है वो W बाय कैपिटल ए हो जाएगा, ये हम पहले कर चुके हैं जैसे। इसके बाद कंसिडरिंग यूनिफॉर्म प्रेशर आप बेसिकली टोटल टॉर्क निकाल सकते हो। फॉर्मूला फिर से पिछले वाला ही यूज हो रहा है। अब हम पहले जीरो से कैपिटल आर चाहते थे, अभी हम R2 से R1 जा रहे हैं, बस इतना डिफरेंस ही आया है। सो इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो आपको कैपिटल टी मिल जाता है 2/3 म्यू इंटू डब्ल्यू इंटू कोसिकेंट अल्फा R1 क्यूब माइनस R2 क्यूब डिवाइडेड बाय R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। इसके बाद कंसिडरिंग यूनिफॉर्म वेयर द लोड ट्रांसफर टू द रिंग जो है वो आपको मिल जाएगा, आपको डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू 2 पाई सी इंटू डी आर, ये भी हम कर चुके हैं पहले। सो टोटल लोड जो होगा हम इंटीग्रेट कर देते हैं R2 से R1, वो मिल जाएगा 2 पाई सी इंटू R1 माइनस R2। और यहाँ पे टॉक एक्टिंग जो होगा वो आपको मिल जाएगा R2 से R1 इंटीग्रेट करने के बाद समवेयर अराउंड आई थिंक या हाफ इंटू म्यू इंटू डब्ल्यू R1 प्लस R2 कोसिकेंट अल्फा। सो ये आपका फाइनल आ जाएगा, कैपिटल टी इज इक्वल टू म्यू इंटू डब्ल्यू इंटू आर कोसिकेंट अल्फा। सो ये आपका जो फॉर्मूला है, मतलब जो टॉपिक है बेयरिंग्स का, इट इज ऑलमोस्ट कंप्लीट। इसमें यही 3 चीजें आपको करनी होती हैं, सो विच वी हैव कंप्लीटेड, कि बेयरिंग्स क्या होते हैं, उनका बेसिकली यूज कहाँ होता है, उनके बेसिकली टाइप क्या होते हैं। आई थिंक देयर इज वन मोर लेफ्ट, वो है ये आपके पिवट बेयरिंग्स हुए हैं। कॉलर बेयरिंग की भी एक डेरिवेशन बाकी है, विच इज अगेन ऑन वेरी सिमिलर लाइंस। इसमें भी कोई ज्यादा वेरिएशन नहीं है। यहाँ पे कॉलर बेयरिंग आई होप सबको याद है, हमने पढ़ा था, ये कॉलर होता है बेयरिंग का। इसका रेडियस इस पॉइंट तक R1 बोला गया है, इस पॉइंट तक R2 बोला गया है, ऊपर से लोड W लग रहा है। नीचे फिर से हमने एक रिंग कंसिडर की है जिसका रेडियस R है और बेसिकली थिकनेस DR है। दो रेडिया है R1 और R2 जो ऊपर से हमने नोट डाउन कर लिए हैं। सो एरिया ऑफ द बेयरिंग सरफेस जो होगा आपका बेसिकली वो हो जाएगा पाई इंटू R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। बेसिकली ये एरिया की बात हो रही है। यहाँ पे जो साइड वाले, मतलब यहाँ से साइड से दिख रहे हैं, पर मतलब अंदर का डिलीट हो रहा है, बाहर वाला ही चल रहा है एरिया। सो यहाँ से कंसिडरिंग यूनिफॉर्म प्रेशर, क्योंकि अब हम यूनिफॉर्म प्रेशर कंसिडर कर रहे हैं तो W बाई ए का डेफिनेशन वैलिड है, तो स्मॉल p हमें सीधा इवेलुएट कर सकते हैं। सो हम सीधा फ्रिक्शनल टॉर्क की तरफ भी जा सकते हैं, वो स्मॉल रिंग वाली कंसिडरेशन लेते हुए, और उसे इंटीग्रेट कर सकते हैं बेसिकली R2 से R1, और हमें फाइनली आपका वैल्यू मिल जाता है समवेयर अराउंड t इक्वल टू 2/3 इंटू म्यू डब्ल्यू R1 क्यूब माइनस R2 क्यूब डिवाइडेड बाय R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। सो ये यूनिफॉर्म प्रेशर के लिए वैलिड है। सेम डेरिवेशन आपका बेसिकली यूनिफॉर्म जब सॉरी अगर मल्टी कॉलर बियरिंग है, हाँ, अब यहाँ पे हमने जो केस कंसिडर किया है ये सिंगल कॉलर बियरिंग के लिए है। जब हम मल्टी कॉलर बियरिंग की बात करेंगे तो इसके अंदर छोटी सी चेंज आती है, वो हो जाती है कि बेसिकली अब जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है ना, या इंटेंसिटी ऑफ यूनिफॉर्म प्रेशर है, वो बेसिकली यहाँ पे पहले लोड बाय बेयरिंग एरिया होता था, पर अगर नंबर ऑफ कॉलर्स है तो वो लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, राइट। तो ये प्रेशर इंटेंसिटी थोड़ी कम हो जाती है पर कॉलर। तो वो यहाँ पे दिख भी रहा है कि इट विल बी नाउ लोड अपॉन नंबर ऑफ कॉलर्स इनटू द बेयरिंग एरिया ऑफ वन कॉलर। तो यहाँ पे लोड कैरिंग कैपेसिटी उसकी मतलब जो है वो थोड़ी पर कॉलर थोड़ी रिड्यूस होगी प्रेशर इंटेंसिटी, राइट। सो यहाँ पे बट हाँ, ध्यान रखने वाली बात क्या है, और क्विज टाइप क्वेश्चन क्या बनता है कि चाहे ये बदल गया, बट जो टोटल टॉर्क ट्रांसमिटेड है इन अ मल्टी कॉलर्ड शाफ्ट दैट विल रिमेन कांस्टेंट, उसके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उनकी जो प्रेशर इंटेंसिटी है वो बदली है, पर जो टोटल टॉर्क है वो तो सेम ही रहेगा जो हम पीछे डिराइव करके आए हैं। तो इस चीज में थोड़ा सा हमें याद रखनी पड़ती है, बात कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। जब हम यूनिफॉर्म वियर की बात करते हैं फिर से वही बात आ जाती है, P इंटू आर जो हो जाता है वो आपका इक्वल टू C, और वहां पे हम बेसिकली P को लिख सकते हैं C बाय आर। जो भी हमने फॉर्मूला यूनिफॉर्म प्रेशर के अंदर यूज किए थे वहां पे हम डेल्टा कैपिटल W सीधा निकाल पा रहे थे, यहाँ पे हम डेल्टा W से अप्रोच करते हैं। यही हम पिछले 3 डेरिवेशंस में सिमिलर फॉर्मेट में कर चुके हैं। सो यहाँ से आपको मिल जाता है आपका W विल बी समवेयर अराउंड दिस 2 पाई C R1 माइनस R2। फ्रिक्शनल टॉर्क आपको मिल जाएगा समवेयर अराउंड 1/2 mu w r1 plus r2. So with this we complete this topic of bearings. All right, तो ये वाला टॉपिक आपका खत्म हो चुका है। Just one second. Yeah, this is all about this one. इसकी मैं स्लाइड्स अपलोड कर दूंगा, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था। ये थोड़ा मतलब डेरिवेशन टाइप टॉपिक है, सिंपल है, ज्यादा अंडरस्टैंडिंग इसमें डेवलप करनी मतलब मुश्किल नहीं होती है, ठीक है।